काठमांडू शीर्षक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। विक्रम सेठ का जन्म कोलकाता में सन 1952 में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से की थी। देश विदेश के भ्रमण में वे काफ़ी रुचि रखते थे। विक्रम सेठ जी चीन, तिब्बत और काठमांडू की यात्रा के अपने अनुभवों को हेवन लेक नामक अपनी पुस्तक में लिखा है। यह रचना उसी पुस्तक का एक अंग है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यहाँ लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, जनजीवन और प्रदूषण के साथ गंडक नदी के बारे में हमें विस्तार से बताया है। लेखक अपनी यात्रा का आरंभ करता है और काठमांडू पहुंचकर एक सस्ता सा कमरा शहर के मध्य लेता है। वहां कुछ घंटों आराम करता है। अगली सुबह पशुपतिनाथ और बोधिनाथ स्तूप के दर्शन के लिए निकल जाता है। पशुपतिनाथ शिव के अनेक स्वरूपों में से एक हैं। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले बोधिनाथ स्तूप के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ काठमांडू में बौद्ध धर्म को मानने वाले और शिव के दर्शन करने वाले पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। लेखक सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचता है और वहाँ जा कर के देखता है मंदिर में पुजारियों की भीड़, भक्तों का मेला और बंदर इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। कबूतर उड़ रहे थे, फेरी वाले अपने सामान बेच रहे थे, कुत्ते गुर्रा रहे थे। वहाँ दूर दूर से आए भक्तजन अपने कैमरे में यह सभी सुंदर दृश्य कैद कर रहे थे। वहाँ जाकर लेखक ने देखा कि भक्तगण एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। पूर्ण रूप से अशांति का दृश्य था। इसी बीच अचानक एक माहौल बदला और भक्तगण दो लाइनों में बट जाते हैं, क्योंकि वहाँ दर्शन के लिए आ रही एक राजकुमारी के लिए विशेष स्थान दिया जाता है। वह भीड़ से स्वतंत्र होकर मंदिर में प्रवेश करती है। वहाँ आए भक्तगण झुककर राजकुमारी को नमन करते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण किए कुछ विदेशी मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहाँ चौकीदारों द्वारा रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। इसी बीच लेखक का नज़र दो बंदरों पर पड़ता है जो उछल कूद करते हुए शिवलिंग पर जाते हैं। वे मंदिर के इर्द गिर्द दौड़ लगाते हैं, बागमती नदी की ओर भी चले जाते हैं। विक्रम सेठ ने नदी किनारे कुछ जलते हुए लाशों को देखा। धोबी नदी के किनारे गंदे कपड़े धो रहे थे। बच्चे नदी की धारा में छलांग लगा रहे थे। वे आनंद अनुभव कर रहे थे। अब लेखक बौद्ध स्तूप की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। इस बौद्ध स्तूप के आसपास काफ़ी शांत वातावरण रहता है। बौद्ध स्तूप का निर्माण सफ़ेद पत्थरों से किया गया है। मंदिर के चारों ओर छोटी छोटी दुकानों पर आभूषण, तिब्बती कलाकृतियाँ, बैग व अन्य सामान बेचते हुए लोग नजर आते हैं। यहाँ सड़कों पर छोटे छोटे मंदिर, पूजा स्थल, फल विक्रेता की दुकानें और फेरी वाले भिन्न भिन्न वस्तुओं को रखकर खरीदारों को आकर्षित करते हैं। लेकिन वहाँ बाजार में शोरगुल ज़्यादा है। अब लेखक वहाँ भीड़ के दृश्य को देखते हुए वहाँ वापस अपने घर लौटना चाहता था। वह वाराणसी, इलाहाबाद और फिर यमुना के किनारे होते हुए आगरा और फिर दिल्ली पहुँचना चाहता था। लेखक नेपाल एयरलाइंस पहुँचता है। अगले दिन की टिकट खरीदकर वापस अपने होटल लौटता है। एक चौराहे पर लेखक ने एक बांसुरी वाले को देखा जो अपने पास भिन्न भिन्न प्रकार की बांसुरियाँ लिए हुए था। वह अलग अलग धुन में बांसुरी बजाता रहा। लेखक अब आकर्षित होकर बांसुरी वाले के पास खींचा चला जाता है। अब लेखक बांसुरी वाले से निकलने वाले धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और शोरगुल से अपने आप को अलग महसूस कर रहा था। अब वह शांति महसूस करता है। इस बीच एक दो ग्राहक मंत्रमुग्ध होकर उसके पास आ जाते हैं और बांसुरी खरीदकर चले जाते हैं। बांसुरी विश्व के अलग अलग देशों में बजाया जाता है और बांसुरी पर बजाने की अलग अलग तरीकों पर निर्भर उस पर होने वाले छिद्रों के कारण है और बांसुरी लेखक को काफ़ी अच्छा भाता है। फिर वापस अपने कमरे पर और अगले दिन के फ्लाइट से वह सीधे हिंदुस्तान लौटता है और अगली ही सुबह जैसे उठता है उसे सारी वृतांत जो यात्रा के समय में उसने देखा था वो सब वो बिल्कुल याद आने लगता है। अब लेखक काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहा है क्योंकि वह अपने घर और अपने परिवार के बीच में है।
जय हिंद दोस्तों, ऐसी कहानियाँ आपके लिए हम और लाएंगे।